लेक्चर नंबर 30। अस्सलाम वालेकुम बोलना तो पहले। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 30 बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने विटामिन्स को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बायोटीन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों ने एक न्यू विटामिन को डिस्कस करना है, विच इज़ साइनोकोबैलामीन। ठीक है, इस विटामिन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 63 पे आ जाओ, वहाँ से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साइनोकोबैलामीन और विटामिन B12 आर ऑल्सो कॉल्ड कोबैलामीन। साइनोकोबैलामीन जो है ना, उसके कई नाम हैं। ठीक है, सबसे जो वाइडली यूज किया जाता है नेम वो होता है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 के अंदर बेसिकली क्या होता है, साइनोकोबैलामीन होता है। ठीक है, इसका एक और नेम भी है विच इज कोबैलामीन। ठीक है, आगे हम लोग और भी कई नाम पढ़ेंगे, एंटी पर्नीशियस एनीमिया वगैरह और भी नाम पढ़ेंगे, हम लोग बाद में देख लेंगे। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये विटामिन की क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं। पहली बात ये कि इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन विद अ की रोल इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। पहली बात तो ये है कि ये वाला जो सा विटामिन है ना, कौन सा, विटामिन B12 मतलब साइनोकोबैलामीन। ये विटामिन जो सा है ये वाटर सोल्यूबल है, कि मतलब पानी के अंदर आसानी से हल हो जाता है। दूसरी बात ये कि इसका एक अहम किरदार है किसके अंदर, मेंटेन रखने के लिए, फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए। किसके फंक्शंस को, ब्रेन को और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर से निकलता है। बेसिकली हम लोग नर्वस सिस्टम को कमांड सेंटर कहते हैं, जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेक्सुअल डेवलपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। ये जितनी भी कंट्रोल वाले फंक्शनिंग सिस्टम्स जितने भी होते हैं वो नर्वस सिस्टम करता है। तो इस फंक्शनिंग में नर्वस सिस्टम की या ब्रेन की इस फंक्शनिंग में मेन रोल कौन अदा करता है, मेन की रोल जो सा होता है वो साइनोकोबैलामीन प्ले करता है। ठीक है, सबसे अहम किरदार विटामिन B12 करता है, किसमें, नर्वस सिस्टम या ब्रेन की फंक्शनिंग में। इसके अलावा ये ब्लड की फॉर्मेशन में भी ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, विटामिन B12, कोबैलामीन एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर है। ये मतलब पर्नीशियस एनीमिया होने नहीं देता है। पर्नीशियस एनीमिया कौन सा होता है, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है खून की कमी। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया एक एनीमिया की टाइप है। ये क्या होती है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम जो सा होता है उससे प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये ऐसी एनीमिया है, मतलब विटामिन B12 को अब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं सोर्स इसके, देख लेते हैं कि हम लोग इस विटामिन को कहाँ से हासिल कर सकते हैं। कौन से विटामिन, विटामिन B12 साइनोकोबैलामीन विटामिन को हम लोग कहाँ से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 64 पर। कोबैलामाइन इज प्रेजेंट इन लीवर, होल मिल्क, किडनी, एग्स, फिश, चीज, मसल्स। इट इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, कोबैलामीन या विटामिन B12 है, इसको खास तौर पे हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स से हासिल कर सकते हैं, इसको हम लोग प्लांट से हासिल नहीं कर सकते। विटामिन B12 या साइनोकोबैलामीन जो सा विटामिन है ये पौधों से हासिल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जानवरों से हासिल होता है। जानवरों की कौन कौन सी चीज़ों से हासिल होता है, उनके मसल्स से हासिल होता है, एग, फिश, चीज़ से हासिल होता है, किडनी से हासिल होता है, दूध से हासिल होता है, लीवर से हासिल होता है। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनाए जा सकते हैं, चाहे लेबोरेटरी में बनाए जा सकें, चाहे आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल से चाहे लेबोरेटरी में बनाए जा सकें, या नेचुरली तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद भी बना रहे होते हैं विटामिन B12 को। आगे हम लोग इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि साइनोकोबैलामीन के फंक्शंस क्या हैं, विटामिन B12 के काम क्या है, हमारे जिस्म के अंदर ये विटामिन क्यों जरूरी होता है, क्या क्या काम करता है। पहला काम है एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, ये एरिथ्रोपोएसिस कराता है। ये क्या है, एरिथ्रोपोएसिस इज अ प्रोसेस बाय विच रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस। हमने ब्लड के सेल्स पढ़े थे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब उन ब्लड के अंदर जो ब्लड की सेल टाइप है, कौन सी वाली टाइप, एरिथ्रोसाइट्स वाली टाइप। मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कौन बनाता है, किसकी मदद से वो प्रोसेस होता है, वो होते हैं विटामिन B12 मतलब साइनोकोबैलामीन, जिस विटामिन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इससे रेड ब्लड सेल्स हमारे खून के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर बढ़ते हैं, किससे, विटामिन B12 के इंटेक से। अलॉन्ग विद
फॉलिक एसिड विटामिन B12 इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमें पता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉलिक एसिड जो सा है वो रेड ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट में मेन किरदार अदा करता है। लेकिन जो फॉलिक एसिड है उसके अलावा जो सा हमारे पास विटामिन B12 है या साइनोकोबैलामिन है वो भी होना चाहिए ज़रूरी। किसके लिए? रेड ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट के लिए। हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड भी अहम किरदार अदा करता है और विटामिन B12 भी। ठीक है, विटामिन B12 क्या है हमारा? विटामिन B12 हमारा साइनोकोबैलामिन है। ठीक है, दूसरी बात ये, दूसरा फंक्शन इसका क्या है? वाइट ब्लड सेल्स मैच्योरेशन। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मैच्योरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जो हम लोग विटामिन B12 को डिस्कस कर रहे हैं, इसका दूसरा काम ये है कि जो हमारे ब्लड के अंदर दूसरी सेल टाइप है विच इज वाइट ब्लड सेल्स, उनको भी मैच्योर करने के लिए, उनकी भी ग्रोथ करवाने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए भी विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तीसरा फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। विटामिन B12 एक्टिवेट्स अमाइनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि प्रोटीन जो सी है वो बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। बेसिकली अमाइनो एसिड इज द सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, कि जब ज़्यादा सारे हमारे जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। तो उन अमाइनो एसिड्स को एक्टिव क्या चीज़ करती है? विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 अमाइनो एसिड्स को एक्टिव करेगी ताकि वो प्रोटीन बना सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि विटामिन B12 या फिर साइनोकोबैलामिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी अहम किरदार अदा करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी उसका एक फंक्शन है। इफेक्ट ऑफ साइनोकोबैलामिन डेफिशिएंसी, अब हम लोग नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं कि अगर हम लोग विटामिन B12 को अपनी डाइट के अंदर इनटेक ना करें, साइनोकोबैलामिन को अपनी डाइट के अंदर ना खाएं, उसकी कमी से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, साइनोकोबैलामिन डेफिशिएंसी कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल कॉजेज। बहुत से मुमकिन वजूहात हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो सकती हैं। किसकी कमी की वजह से? विटामिन B12 की कमी की वजह से। टिपिकली इट अकर्स इन पीपल हुज डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट एडिक्वेटली ऑब्जर्व द विटामिन फॉर द फूड्स दे ईट। ये खास तौर पे उन लोगों के अंदर ज़्यादा ये वजूहात पाई जाती हैं इस साइनोकोबैलामिन की कमी की वजह से, उन लोगों के अंदर जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो सा होता है विटामिन को खुराक के अंदर से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा होता सही तरीके से। वो लोग जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम इन विटामिन को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, जो खुराक हमने खाई होती है उनमें से विटामिन को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, वो वाले लोग जो उनसे होते हैं उनको ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दिस कैन बी कोज्ड बाय पर्नीशियस एनीमिया एंड एट्रोफिक गैस्ट्रिस्टिक। ठीक है, ये ज़्यादा खास तौर पर ये क्यों होता है, ये कमी क्यों होती है, साइनोकोबैलामिन की कमी क्यों होती है? जब एट्रोफोबिक गैस्ट्रिस्टिक हो जाए, मतलब जो स्टमक की लाइनिंग जो है वो थिन होना शुरू हो जाए। इट्स डेफिशिएंसी में ऑल्सो कॉजेज सिम्पटम्स। अब इसकी कमी की वजह से कौन कौन सी हमें बीमारियां हो सकती हैं? पहली बात तो ये कि वीकनेस, टायर्डनेस और लाइट हेडेडनेस, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट वगैरह हमें महसूस होना शुरू हो जाती है। रैपिड हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ब्रीदिंग, हमारी सांस जो है वो तेज़ हो जाती है। सोर टंग, हमारे ज़ुबान के अंदर सुराख वगैरह होना शुरू हो जाता है। ईजी ब्रीथिंग और ब्लीडिंग इंक्लूडिंग ब्लीडिंग गम्स, खून निकलना शुरू हो जाता है। स्टमक अपसेट एंड वेट लूज, वजन कम होना शुरू हो जाता है। हमारा स्टमक में जलन हो होती है, मतलब स्टमक में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, पानी की कमी की वजह से हमें डायरिया हो जाता है या हमें कब्ज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 65 पे। ये अब हम लोगों ने विटामिन सारे ख़त्म कर लिए। आप लोगों ने काफ़ी विटामिन पढ़ लिए, जैसे बायोटीन, फॉलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोकोबैलामिन। ये जितने भी विटामिन आप लोगों ने पढ़े हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। क्या क्या इसमें से याद करना है? इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने याद करनी है, सिनोनिम याद करने हैं, सोर्स याद करने हैं, फंक्शन और लास्ट डेफिशिएंसी से क्या क्या नुकसान होते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को एज इट इज़ याद हो। ठीक है, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बिल्कुल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आप लोग बाकी बुक्स में भी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, आप लोग एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, इसके बाद मैट्रिक में भी बायोटेक्नोलॉजी को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसको थोड़ा और ब्रॉड करके पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ बायोटेक्नोलॉजी।
बायो का मतलब हर किसी को पता है कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बनाना, न्यू टेक्निक्स ऑर्गेनाइज्ड करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब जानदारों की मदद से फ़ायदे हासिल करना, नई टेक्निक्स बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे वो ओशन वगैरह की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड हो, किसी भी फील्ड के अंदर जानदारों से फ़वाइद हासिल करना, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। इंट्रोडक्शन हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 65 पे, बायोटेक्नोलॉजी द टर्म वाज कॉइन्ड बाय अ हंगेरियन इंजीनियर कार्ल इरिकी एंड इज डिफाइंड एज पर द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब जितनी भी बायोलॉजिकल रिसर्च हो रही है, जितनी भी कम्युनिटीज़ बैठ रही हैं, उनमें एक साइंटिस्ट है, इंजीनियर है बेसिकली, कौन, उसका हंगेरियन कार्ल इरिके उसका नाम है, ठीक है। उसने बेसिकली कॉइंड की थी, उसने बेसिकली ये टर्म ड्राइव की थी, कौन सी टर्म, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसने डिफाइन क्या किया था इस टर्म को, एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, ऐसा कोई भी यूज, टेक्निक वाला यूज, एप्लीकेशन बेसिकली यूज, ठीक है, दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक और मॉडिफाई द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक यूज। ऐसी टेक्निक, ऐसा यूज, ऐसी टेक्निक जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जिससे स्पेसिफिक यूज हम लोग हासिल कर सकें, जिससे हम खास फवाइद हासिल कर सकें, ठीक है। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हम लोग आगे 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने जानदारों को इस्तेमाल करके क्या क्या टेक्निक्स ड्राइव की हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसमें जानदारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिंपली वी कैन से दैट बायोटेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ लिविंग सिस्टम्स और एंड ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप और मेक यूजफुल प्रोडक्ट। सादा डेफिनेशन अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की देखें, बहुत आसान तरीके से अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना चाहें, तो हम लोग ये कहेंगे कि जानदारों के सिस्टम्स को या जानदारों को खुद इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना है, ऐसी चीज़ें बनाना है जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हो, उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हैज टच्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी ने तकरीबन ज़िंदगी के हर मरहले को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी डीलिंग विद मेडिकल एंड हेल्थ केयर इज टर्म्ड एज रेड बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी व्हेन इट कंसर्न विद एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, वाइट बायोटेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी व्हेन डीलिंग विद मैरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अब बायोटेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर ना 4 बेसिक टाइप्स या यूं कह लो कि ब्रांचेस में कंसर्न है। सबसे पहली कौन सी है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, फिर कौन सी है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 1 by 1 मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा ये बायोटेक्नोलॉजी किस फील्ड में ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, वो है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली मेडिकल एंड हेल्थ केयर, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिकल या हेल्थ केयर के अंदर बेनिफिट देती हो या उनसे डील कर रही हो, तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, रेड बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। रेड बायोटेक्नोलॉजी ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो कंसर्न हो, जो डील कर रही हो, किसके साथ डील कर रही हो, हेल्थ केयर के साथ डील कर रही हो, मेडिसिन के साथ डील कर रही हो, उस बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग रेड बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ये ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ डील करे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मतलब पौधे, गंदम वगैरह, ग्रीन प्लांट्स बेसिकली ज़्यादा 90% तो ग्रीन कलर वगैरह में होते हैं। तो एग्रीकल्चर में जितने भी डीलिंग है वो सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी, कौन सी बायोटेक्नोलॉजी है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्रीन से याद रखना है पौधे वगैरह, मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में। रेड से आप लोगों ने याद रखना है कि मेडिसिन या हेल्थ के साथ डील कर रही होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ऐसी बायोटेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर डील कर रही हो, तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर बहुत से फवायद दे रही हो, इंडस्ट्री में बहुत सी खाने की चीज़ें बनती हैं, बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनती हैं जो जिनमें खास तौर पर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस लग रहे होते हैं, तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट वाली हम बात कर लेते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो ये वो बायोटेक्नोलॉजी है जो मैरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स, प्लांट्स के साथ डील करें, उनको फ़वाइद दे, उनसे हम लोग अच्छी से अच्छी फ़ायदे वाली चीज़ें बना सकें, तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू से आप लोगों ने याद
रखना कि पानी जो सा होता है ब्लू कलर का होता है बेसिकली, तो इससे हम लोगों को याद रहेगा मेरीन फ्रेश वाटर जो सी बायोटेक्नोलॉजी होगी उसको ब्लू कहेंगे, जो रेड वाली होगी वो मेडिसिन और हेल्थ केयर वाली होगी, जो ग्रीन वाली होगी वो एग्रीकल्चर होगी और जो व्हाइट वाली होगी वो इंडस्ट्रियल होगी। वन बाय वन हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी की। रेड बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को याद हो गया होगा कि कौन सी है, डीलिंग विद द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। दो वर्ड्स, मेडिसिन और हेल्थ केयर, दोनों बेसिकली एक ही बात है, ठीक है। रेड बायोटेक्नोलॉजी, द बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड टू द मेडिकल एंड हेल्थ केयर फील्ड इज टर्म्ड एज रेड बायोटेक्नोलॉजी। ये डेफिनेशन आपको हर हाल में याद हो, ये आ सकती है, ठीक है। तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिसिन के अंदर अप्लाई हो या हेल्थ केयर के अंदर अप्लाई हो, हेल्थ केयर की फील्ड के अंदर अप्लाई हो, तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग रेड बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इंटेंसिव रिसर्चेस, बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई इन दिस फील्ड, हैज़ नॉट ओनली शोर्ड अ रे ऑफ होप फॉर वेरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बट ऑल्सो इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इस रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी एक्सटेंसिव रिसर्चेज हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह हुई है, उसने ना सिर्फ ज़िंदगी के ख़तरात से बचने के लिए उम्मीद दी है, ज़िंदगी की क्वालिटी को इन्हेंस किया है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द फार्माकोग्नोमिक्स, डिजाइनिंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स, जीन थेरेपी एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। द रेड बायोटेक्नोलॉजी और किन किन फील्ड्स के अंदर और भी बेनिफिट्स देती है, मतलब किन किन फील्ड्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि पहले ये हेल्थ केयर और मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा अप्लाइड होती है रेड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो जो हेल्थ केयर और मेडिसिन की फील्ड्स हैं वो उनमें कौन कौन सी और फील्ड्स आ सकते हैं, उनमें एक फार्माकोग्नोमिक्स आ सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सी जीन्स होती हैं वो, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर जीन्स होती हैं वो कैसे इफेक्ट करती हैं, अगर उन पर मेडिसिन अप्लाई की जाए तो उससे जो हमारी जीन्स हैं, हमारा जिस्म है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये सारी की सारी स्टडीज उनसी है मेडिसिन से रिलेटेड, इंसानों के ऊपर मेडिसिन के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सारी की सारी इस फील्ड में पढ़ी जाती है। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स में भी जो सा एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बेसिकली हेल्थ केयर फील्ड है, मतलब इंसानों को दी जाती है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज रहें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी भी हेल्थ फील्ड्स हैं। क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स, जीन थेरेपी एंड डायग्नोस्टिक, जीन थेरेपी और डायग्नोस्टिक बीमारी का पता लगवाना डायग्नोस्टिक होती है। इसके अलावा जीन थेरेपी, कोई भी बीमारी है किसी जीन खराब होने की वजह से तो उस जीन की जगह नई जीन रिपेयर कर देना, ये सारी की सारी मेडिसिन और हेल्थ केयर फील्ड्स हैं। ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी जो सी है ये कौन सी टाइप में आ जाती है, रेड बायोटेक्नोलॉजी की टाइप में आ जाती है, ठीक है। The technology is useful in veterinarian science and poultry farming as well। ये वाली टेक्नोलॉजी और कौन सी फील्ड में फ़ायदा दे रही है, ना सिर्फ इंसानों की हेल्थ केयर में बल्कि जानवरों की साइंस में। वेटनेरियन साइंस मतलब जानवरों की जितनी भी साइंस है या पोल्ट्री फार्म वगैरह हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। कॉमनली द एरियाज कवर्ड बाय द रेड बायोटेक्नोलॉजीज। अब रेड बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन से एरिया कवर हो सकते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन सी मजीद फील्ड्स के अंदर शामिल होती है, वो होती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, फार्माकोग्नोमिक्स एंड मेडिसिन में भी रेड बायोटेक्नोलॉजी का अहम किरदार है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। रेड बायोटेक्नोलॉजी में जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतनी अच्छी अच्छी वैक्सीन, उतनी अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव होंगी। क्लोनिंग है, स्टेम सेल थेरेपी है। क्लोनिंग होता है एक सेल से लाखों सेल्स बना देना, ठीक है, उसके जैसे ही आइडेंटिकल सेल्स बना देना। स्टेम सेल थेरेपी में बेसिकली सेल्स की रिपेयरमेंट होती है कि कोई खास सेल खराब हो जाए और उस जिस्म में बीमारी आ जाए तो उस सेल को रिपेयर कर देना, उस थेरेपी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेम सेल थेरेपी। इसका सेकंड नेम ये भी है कि रीजनरेटिव मेडिसिन थेरेपी भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 66 पे, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। पहली वाली को हमने डिटेल में, रेड बायोटेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया कि ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो हेल्थ केयर और मेडिसिन में अप्लाइड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी। फिर वो आगे हमने फील्ड्स पढ़ लिए, कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं, फार्माकोग्नोमिक्स हो सकती है, इसके अलावा वैक्सीन्स, क्लोनिंग, स्टेम सेल थेरेपी, इन सब फील्ड्स में ये अप्लाई होती है। आगे हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हमने बात की थी कि ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अप्लाई हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अब इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च
पेस्टिसाइड्स ने क्या किया, रेवोल्यूशन ले आई है एग्रीकल्चर के अंदर। जो पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर 50% बेनिफिट देती थी, वो आज के ज़माने में ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की आमद से 100% क्रॉप प्रोडक्शन हमें मिल पा रही है, ठीक है। इट इज़ नाउ कॉमनली टू हेयर अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल इन एनी सीजन एंड ऑफरिंग यू स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। अब ये आम बात हो चुकी है, एक अनपढ़ किसान भी जेनेटिक मॉडिफाइड फ्रूट्स वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहा है, मतलब पौधों के अंदर उनकी जीन्स ट्रांसफ़र कर देना, अच्छी खसूसियात वाली जीन्स उसके अंदर डाल के हम लोग अच्छी खसूसियात वाली गंदुम वगैरह, अच्छी खसूसियात वाले पौधे फल वगैरह हम लोग उनसे हासिल कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा किस वजह से हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। अगर वो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में फ़ायदा दे रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रांसजेनेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जेनेटिक्स को चेंज कर दिया जाए। मतलब एक पौधा है जो जिसके अंदर कोई खास खसूसियात नहीं है, तो हम लोग खसूसियात वाले पौधे में से उनकी जीन निकाल के उस पौधे में डालकर उसको ट्रांसजेनेटिक कर देंगे, मतलब उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, उसमें नई खसूसियात डाल के हम लोग उन पौधों से भी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं जो पौधे हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं। ये सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। Transgenic plants modified to increase resistance to pests and diseases, improved flavor and enhanced growth in adverse weather conditions have started occupying place in our refrigerators. Transgenic plants के अंदर जेनेटिक कंडीशन क्यों चेंज की जाती है, ताकि उनको पेस्ट वगैरह से रेजिस्टेंस दे पाएँ, मतलब उनको जितने भी वो मच्छर वगैरह कीड़े वगैरह उनको नुकसान देते हैं पौधों से, उनसे महफूज रखा जाए, बीमारियों से महफूज रखा जाए, उनके फ्लेवर को उनके टेस्ट को बेहतर बनाया जा सके, उनकी ग्रोथ को इन्हेंस किया जा सके, उनकी नशो नुमा की रफ्तार को तेज़ किया जा सके, वेदर कंडीशन से उनको महफूज रखा जा सके। ये सारे के सारे फ़ायदे जो से हैं हम पौधों में ला सकते हैं, पौधों की जेनेटिक्स को चेंज करके या पौधे में किसी फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज़ करके। ये सारा का सारा किस वजह से हो रहा है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की आमद की वजह से हो रहा है, ठीक है। नॉट जस्ट दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, बट देयर इज़ मच मोर दैट ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी also known as plant biotechnology has done, especially elevating the pains of farmers, ठीक है। वो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का एक और नाम है जिसको हम लोग कहेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड नेम है बेसिकली ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अब ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसने खास तौर पर किसानों के दर्द को समझा हुआ है, ठीक है। किसानों के जितनी भी मसले वगैरह हैं वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी ही हल करती है, ठीक है। मेन रिसर्च एरियाज एंड एप्लीकेशंस इंक्लूड, जो खास ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जिन फील्ड्स के अंदर अप्लाई होती है, जिन फील्ड्स के अंदर उसकी एप्लीकेशन है, जिन फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है ये वाली फील्ड, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से यूज़ वाली फील्ड्स हैं। पहले ये प्लांट टिश्यू कल्चर के प्लांट्स के टिश्यूज़ के अंदर कुछ चेंजेस करना और बहुत अच्छे फ़वाद हासिल करना, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स के कीड़े मार जितने भी पौधों को नुकसान देते हैं कीड़े वगैरह, उनको मारने के लिए जिन चीज़ों के हमें एडिशन वगैरह फर्टिलाइजर्स की करनी पड़ती है, वो सारी की सारी हम लोग ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या किस लिए होती है, ये खास तौर पर इसलिए की जाती है कि ताकि डोमेस्टिक प्लांट्स जो घरेलू पौधे जो हम लोग घर में उगा सकते हैं जिन पौधों को, उनकी ब्रीडिंग वगैरह के लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे थे वाइट बायोटेक्नोलॉजी, हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। वाइट बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ डील करती है, वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ डील करती है, ठीक है। विद द डिस्टिंग्विश्ड पोटेंशियल विटनेस्ड इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कैन नॉट रिमेन अनटच्ड। बायोटेक्नोलॉजी जिस हद तक मेडिसिन वाली फील्ड को, मतलब रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन वाली को और एग्रीकल्चर वाले सेक्टर्स को टच कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को फ़वाइद ना दे, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को अनटच रखे, मतलब उनको कोई फ़ायदा ना, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ठीक है। इंडस्ट्री में भी कोई ना कोई फ़ायदे होंगे इसके, ठीक है। व्हेन डीलिंग विद द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इट इज़ टर्म्ड एज वाइट बायोटेक्नोलॉजी। जब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के साथ डील करे, उस फील्ड में अप्लाई हो, तो उस बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहेंगे, वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रेड टू बायोडीजल्स। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में किरदार अदा करता है। बेसिकली हर चीज़ मोस्टली 50% जो चीज़ें होती हैं वो इंडस्ट्री में बनती हैं और कुछ नेचुरली तौर पर होती हैं, बनती हैं, केमिकल्स लेबॉर्ट्रीज में बनते हैं। अब ये कहाँ से लेके कहाँ तक डील कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी,
यहाँ तक कि हमारे घरों के अंदर जो ब्रेड है, जो ब्रेड बनती है, ब्रेड से लेकर जो डीजल गाड़ी वगैरह में डलते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी का ही फ़ायदा है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो हम लोगों को ब्रेड बनानी ना आती, हमें डीजल का इस्तेमाल ना आता, बायो डीजल जो है वो डेवलप ना हुआ होता। ठीक है। Enzymes and microorganisms are employed for the processing and production of chemicals and other products. Enzymes और organisms को, enzymes और जानदारों को इस्तेमाल किया गया बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत इस्तेमाल किया गया केमिकल्स को बनाने के लिए, बहुत से प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। Such fermentation and enzymatic processes are also economical and eco-friendly as compared to their physical and mechanical processes. कि जो fermentation और enzymatic processes नेचुरली तौर पर हो रहे हैं, उसके मुकाबले जो इंडस्ट्रियल फ़वाइद हम उनसे हासिल करें, नई से नई चीज़ें बना रहे हैं। पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो मैदे से बनता है, मैदा जो है उसके अंदर जो यीस्ट डलती है ना, वो यीस्ट सारी की सारी जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। अल्कोहल बनते हैं, ये शराब वगैरह जितनी बनती है ये भी सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। तो इन प्रोसेसेस से इकोनॉमिकल फ़वाइद ज़्यादा हासिल हो रहे हैं, इको फ्रेंडली कंडीशंस बेनिफिट्स हम लोग ज़्यादा हासिल कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वाइड बायोटेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली इफेक्टिंग केमिकल, टेक्सटाइल, पेपर, फूड, माइनिंग एंड cosmetics industries by introducing environment friendly biological processes in place of traditional methods dependent on petroleum based synthetics। वो कह रहे हैं कि वाइड बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि पहले ज़माने में जब बायोटेक्नोलॉजी इतनी ब्रॉड नहीं होती थी तब हम लोग पेट्रोलियम वगैरह को इस्तेमाल करके सिंथेटिक्स बनाते थे, पेपर वगैरह चीज़ें बनाते थे। लेकिन अब इतनी ये वाइड हो चुकी है कि हम लोग कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह इस्तेमाल करके हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम लोग पेट्रोलियम वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल कम करके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करें। तो हम लोग उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके हम लोग पेपर बना रहे हैं, टेक्सटाइल कपड़ा बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, कॉस्मेटिक्स मेकअप्स की चीज़ें बना रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से हम लोग बहुत से फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, जिससे आलूदगी वगैरह भी नहीं हो रही है। The use of enzymes for washing processes at textile industries is a good example where biological processes have reduced the cost and energy employed। ठीक है। तो एंजाइम्स बहुत से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़ों को धोने के लिए, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो उनसे होते हैं उससे अगर हम लोग उनका इस्तेमाल करें तो उससे हम लोग कॉस्ट भी हम लोग उससे उसकी कम हो सकती है और एनर्जी भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत से तरीके ड्राइव हो चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिससे कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है, एनर्जी भी बहुत कम यूज़ होती है और जो टेक्सटाइल होते हैं, जो कपड़ा होता है, वो आसानी से वॉश भी हो जाता है। It is also used for purification of water with certain bacteria, production of biodegradable plastics, enzymes in food manufacturing, insulin production and many more। अब और किस किस के लिए वाइट बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? ये पानी को साफ़ करने के लिए बहुत से बैक्टीरिया, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम लोग पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, फूड बनाने के लिए बहुत से एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसुलिन बनाने के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए वाइट बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत सी एनर्जी सोर्सेज को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। कई ऐसे चीज़ें हैं जो एनर्जी से चलती हैं, तो उस एनर्जी को बनाने के लिए भी वाइट बायोटेक्नोलॉजी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये एमसीक्यूज भी लास्ट ईयर मैंने एग्जाम्स में दिया था कि एनर्जी सोर्स का ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो एनर्जी सोर्स है, तो आप लोगों ने बताना है कौन सी बायोटेक्नोलॉजी एनर्जी सोर्सेज कर रही है, वो है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गैसोलीन फ्रॉम स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन द एरा ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है। जो बायोफ्यूल्स कहाँ से बेसिकली ड्राइव हुए थे? जब एथेनॉल बना था। एथेनॉल किससे बना था? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से। जब एथेनॉल बना था तो एथेनॉल बनने से फिर पेट्रोलियम वगैरह का, गैसोलीन वगैरह का स्टार्ट हुआ था। तो ये सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्चेज वगैरह की वजह से हुआ था। ऑन गोइंग रिसर्च इन दिस फील्ड इज promising and we can hope for a future fueled
बाय इको फ्रेंडली बायोफ्यूल्स, ठीक है। अब मज़ीद जो इस पर रिसर्चेस वगैरह हो रही हैं तो इससे फील्ड की तरफ से हमें ये वादा मिलने को आ रहा है कि हमें होप दी जा रही है कि फ्यूचर में हम लोग ऐसे फ्यूल्स की भी इंट्रोडक्शन होंगी जो फ्रेंडली होंगी माहौल के अंदर, जो आलूदगी वगैरह नहीं देंगी और हर हाल में बहुत ज़्यादा फ़वाइद देंगी। चेंजिंग हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी टू कार्बोहाइड्रेट इकोनॉमी, हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसमें एनर्जी हो। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम ऑनगोइंग रिसर्चेज में ये वाइट बायोटेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो प्रॉमिस कर रही है, मेक श्योर करिए कि इन फ्यूचर हम लोग हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी को इंशाल्लाह चेंज कर देंगे, किसमें, कार्बोहाइड्रेट इकोनॉमी में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लास्ट वाली टर्म जो से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग रिपीट में भी देखना चाहें लेक्चर को तो आप रिपीट में देख के अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।